मिहिर अपने हॉस्टल के रूम में जैसे ही पहुंचा, उसने अपने दोस्तों से कहा, मेरी वार्डन से बात हो गई है, हमें कोई सजा नहीं मिलेगी। यह सुनते ही पहले तो सब हैरान रह जाते हैं, लेकिन अचल तभी बोल पड़ता है, तूने हमसे अपनी असलियत छिपाकर ठीक नहीं किया। मिहिर यह सुनकर हैरान रह जाता है और उसे लगता है कि अब वो फंस गया है। कौन सी सच्चाई? अचल ने जोर से हंसते हुए कहा, अरे वार्डन को बेवकूफ बनाने की? मुझे तो लगा था कि सिर्फ लोग ही तुझे बेवकूफ बना सकते हैं, लेकिन तू तो बहुत आगे निकला यार। अच्छे हैं। तभी विवान ने बीच में कहा, चलो चलो बहुत हो गया हंसी मजाक, अब कहीं खाना खाने चलते हैं। मैं तुम्हें एक बहुत अच्छी जगह लेकर चलता हूं जहां का सी फूड बहुत ही टेस्टी है। मिहिर ने उसकी ओर देखते हुए कहा, कौन सी जगह? विवान ने आहें भरते हुए कहा, ऐसी जगह जहां पर लड़कियां ही वेटर होती हैं और वो भी बहुत हॉट और सुंदर। तभी कार्तिक ने विवान के सिर पर तपली मारते हुए कहा, और इसे इस जगह के बारे में इसलिए पता है क्योंकि इसने वहां पर पार्ट टाइम जॉब की हुई है ना? ये सुनते ही सब हंसने लगते हैं और सभी उस जगह जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। कुछ देर बाद चारों दोस्त एक रेस्टोरेंट के बाहर खड़े होते हैं और वहां बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ है, दीपा बार आणि रेस्टोरेंट। चारों दोस्त रेस्टोरेंट के एक कोने वाली टेबल पकड़कर बैठ जाते हैं। थोड़ी देर बाद एक बहुत ही खूबसूरत लड़की ऑर्डर लेने के लिए इन लोगों के टेबल पर आई। मिहिर ने वेट्रेस को ऑर्डर दिया और तभी उसने ध्यान दिया कि कार्तिक की नजरें वेट्रेस पर ही टिकी हुई हैं। मुझे नहीं पता था कि तुझे लड़कियों को इस तरह घूरना पसंद है। वेट्रेस के जाते ही मिहिर हंसते हुए कार्तिक से बोला, तू नहीं समझेगा यार, वो अपने कॉलेज की लॉ डिपार्टमेंट से है, सुंदर तो है ही, साथ साथ में टॉप स्कोरर भी है। कार्तिक ने उसे बताया, लेकिन गरीब परिवार से है तो अपना खर्चा निकालने के लिए यहां पार्ट टाइम जॉब करती है। अपना भाई लंबे टाइम से उसके पीछे पड़ा है, लेकिन लड़की है कि इसे भाव ही नहीं देती। विवान हंसते हुए बोला और अपने कंधे उचका दिए। कुछ ही देर में लड़की उनके बियर के मग्स उनके टेबल पर रख गई। अरे खोलकर पी यार, ऐसे देवदास बनने की जरूरत नहीं है। विवान ने एक बियर की बोतल अचल की ओर बढ़ा दी। वो सभी जानते हैं कि रूपाली ने अचल का दिल तोड़कर बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन अब अचल को समझाने के सिवा और वो लोग कर भी क्या सकते हैं। अचल ने बियर की बोतल उठाई और एक सांस में आधे से ज्यादा बोतल गटक गया। मैं पहले ही इस बारे में सोच चुका हूं, वैसे भी मेरे लिए लड़कियों की कमी थोड़ी है। अचल कह तो रहा है, लेकिन मिहिर उसकी आवाज में छिपे दर्द को पहचान सकता है। वो भी पहले इन हालातों से गुजर चुका है। वो अच्छे से जानता है कि जब दिल टूटता है तो कितनी तकलीफ होती है। वो सब छोड़ और अभी ये सी फूड खा, मिहिर ने सबका ध्यान बटाते हुए कहा। लेकिन तभी सामने से आते शोर ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। सबने जैसे ही उस ओर देखा तो पाया कि वही वेट्रेस जो इन लोगों को भी सर्व कर रही है, वो एक टेबल पर बैठे कुछ लड़कों को भी ड्रिंक सर्व कर रही है। लेकिन उनमें से एक लड़के ने जबरदस्ती उसे अपने साथ बिठाने की कोशिश की तो उस लड़की ने वहां टेबल पर रखा गर्मा गर्म खाना उसके ऊपर उड़ेल दिया और वो लड़का जलने की वजह से जोर जोर से चिल्लाने लगा। वो आदमी एक मोटा गैंडे जैसा दिखाई दे रहा है, जिसकी बॉडी अब भी कांप रही है। जाहिर तौर पर उसे काफी ज्यादा चोट आई लग रही है। ये लड़की तो रानी चिन्नम्मा है यार। मिहिर ने हैरानी के साथ उस वेट्रेस को देखा। अचानक से उसके दिल में इस लड़की के लिए इज्जत का एक गुबार उठने लगा। लेकिन तभी उसे अपने दिमाग ने हिदायत देते हुए कहा कि बेहतर यही है कि ऐसी झल्ली लड़की से दूर ही रहा जाए। जल्दी ही वो वेट्रेस दो बड़े से प्लेटों में उनका एक और ऑर्डर लेकर आई और उनके टेबल पर रख दिया, और उसके बाद उनके बगल में रखे एक गंदे टेबल पर कपड़ा मारने लगी। उस लड़की के चेहरे पर कोई भाव, कोई परेशानी दिखाई नहीं दे रही है। मिहिर भी इस लड़की को लगातार घूरता जा रहा है। उसकी हैरानी की कोई सीमा नहीं है। भाई अब ये मत बोलना कि तुझे भी वो लड़की पसंद आ गई है।
बीवी से और दोस्तों से गद्दारी नहीं करनी चाहिए। कार्तिक मिहिर को घूरते हुए धीमी आवाज में बोला। अबे साले तू क्या क्या सोचता रहता है यार, बकवास बंद कर अपनी। कार्तिक की बात सुनकर मिहिर जोर जोर से हंसने लगा। तू तू परेशान मत हो, भले ही मैं दुनिया में किसी भी लड़की को पसंद कर लूं, लेकिन इस झल्ली लड़की को मैं डेट नहीं करूंगा। उसके हाथों की सफाई अभी तुमने देखी है। मुझे ऐसी गर्लफ्रेंड नहीं चाहिए जो जरा सी बात पर मेरे हाथ पैर तोड़कर रख दे। मिहिर की बात सुनकर सब लोग हंसने लगे। अभी उन लोगों को खाते पीते हुए ज्यादा समय नहीं हुआ है कि तभी अचानक पूरा रेस्टोरेंट जैसे शांत सा हो गया। एक सेकंड के लिए लगा जैसे मानो वहां मरघट जैसा सन्नाटा पसर गया हो। यह देखकर मिहिर भौचक्का रह गया। उसने अपनी गर्दन घुमाई तो पाया कि रेस्टोरेंट के एंट्रेंस पर कुछ गुंडे जैसे दिखने वाले लोग खड़े हैं और उन सब के चेहरे पर खूंखार भाव है। उन गुंडों ने अंदर आते ही वहां थोड़ी बहुत तोड़ फोड़ शुरू कर दी और रेस्टोरेंट में मौजूद हर आदमी उनसे डरा हुआ लग रहा है। बस इकलौता मिहिर ही है जिसके चेहरे पर कोई डर या शिकन दिखाई नहीं दे रही है। जैसे ही वो लोग और अंदर आए, मिहिर समझ चुका है कि ये लोग बस बातों के शेर होंगे। उनकी बॉडीज को देखकर साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये लोग कोई भी खास ट्रेनिंग लिए हुए नहीं है। उन्हें देखते ही मिहिर के चेहरे पर एक मुस्कान थिरकने लगी। उन लोगों को स्कैन करने के बाद मिहिर ने उनकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया और टेबल से अपना गिलास उठाकर एक ही सांस में उसे खाली कर दिया। मिहिर के काम बिहेवियर को देखकर उसके दोस्तों ने भी राहत की सांस ली। पहले उन्हें लगा था कि कहीं आज दिन में जो कुछ भी रोनी और उसकी गाड़ी के साथ इन लोगों ने किया है, कहीं उसी झगड़े की वजह से तो ये लोग उनके लिए नहीं आए हैं। लेकिन मिहिर को रिलैक्स पाकर वो लोग भी रिलैक्स हो गए। आखिर उन्हें मिहिर की फाइटिंग स्किल्स का तो पता ही है। तभी उन आए गुंडों में से एक आदमी ने कैश काउंटर के पास बैठे आदमी से बोला, हाँ भाई, क्या बात है? कौन है जो अपनी मौत चाहता है? मैंने सुना कि इधर कोई नई छोकरी आई है और उस लड़की ने मेरे भाई को पीट दिया। अगर अपना धंधा बचाना है तो उस लड़की को मेरे सामने लेकर आओ। ये गुंडा कोई और नहीं बल्कि आए हुए गुंडों का सरदार है। उसकी आवाज इतनी दमदार है कि ना चाहते हुए भी सबकी नजरें उसी वेट्रेस की तरफ चली गई। मिहिर ने अपना खाना छोड़कर उन गुंडों की तरफ देखना शुरू कर दिया। तभी विवान ने मिहिर के चेहरे को पढ़कर बोलना शुरू किया, भाई ये आदमी लोकल छोटा मोटा गुंडा है। अपनी गैंग के दम पर वो यहां लोगों से हफ्ता वसूलता है। जहां तक मुझे पता है तो ये लोग यहां पैसे लेने आए हैं, सो डरने की कोई बात नहीं है। विवान ने सबको बताया। वो इस होटल में पहले पार्ट टाइम जॉब कर चुका है और इसलिए वो इन लोगों को अच्छी तरह से जानता है। मैंने कहा वो छोकरी को मेरे सामने भेजो जिसने मेरे भाई को मारा है। गुंडों का लीडर दोबारा जोर से चिल्लाया, जिससे काउंटर पर बैठे आदमी का चेहरा उतर गया। वो जानता है कि ये सब गुंडे मवाली हैं और यहां बस पैसे ठगने आए हैं। उसने एक नजर अपने कस्टमर्स पर डाली। वहां सब आसपास के स्टूडेंट्स और टीचर्स ही आए हुए हैं, जिनसे मदद मिलने की उसे कोई उम्मीद दिखाई नहीं दे रही है। इससे पहले कि कोई कुछ भी कहता, उस वेट्रेस ने अपने हाथ का कपड़ा फेंक दिया और उन लोगों को घूरते हुए पूछा, कौन हो तुम लोग और क्या चाहते हो? यह तमाशा करने का क्या मतलब है? वहां मौजूद किसी भी इंसान ने इस बात की उम्मीद नहीं की थी कि यह लड़की खुद ही आगे आकर इन गुंडों से बात करने लगेगी। उस लड़की की पर्सनैलिटी बहुत ही रौबदार है, जिससे मिहिर के मुंह से एक आह निकल गई। भाई इस लड़की का नाम क्या है? मिहिर ने फुसफुसाते हुए कार्तिक से धीमी आवाज में पूछा। क्या? भाई अब ये मत बोलना कि तुझे भी ये पसंद आ गई है। भाभी है वो तेरी? कार्तिक हैरानी के साथ झुंझलाते हुए बोला, भाई तू गलत समझ रहा है। अगर यहां कुछ पंगा होता है तो कम से कम एक दूसरे से कांटेक्ट तो कर पाएंगे। मिहिर ने कार्तिक की गलतफहमी को दूर करते हुए कहा, और तुझे नहीं लगता कि तेरे लिए यही मौका है हीरो बनकर उसे बचाने का? अरे हाँ यार, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। कार्तिक बेवकूफाना तरीके से मुस्कुराया। वो पहले ही अपने दिमाग में सोचने लगता है कि कैसे इन गुंडों को पीटकर लड़की को इंप्रेस करे।
फिर अचानक वो अपने होश में लौटा और बोला, उसका नाम श्रेया है। वहीं उन गुंडों का लीडर काउंटर पर बैठे शख्स की गर्दन को कसकर पकड़ लेता है और काइयापन से मुस्कुराते हुए काउंटर पर बैठे शख्स से बोला, देखो बॉस, तुम्हारे इधर काम करने वाली एक लड़की ने मेरे भाई को बुरी तरह से पीटा है, तो उसके इलाज का खर्चा भी मुझे तुमसे लेना पड़ेगा, है ना? उसकी इस हैरत अंगेज मांग से वो लड़की यानी श्रेया गुस्से से आग बबूला हो गई और बोली, छोड़ उनको, और उनसे क्या बात कर रहा है? अगर तुम्हारे भाई को इतनी चोट लगी है तो उसको हॉस्पिटल लेकर जाओ ना और उसका इलाज करवाओ। मैं उसके हॉस्पिटल का बिल भरने को तैयार हूं, लेकिन तुम्हें यहां से एक फूटी कौड़ी नहीं मिलने वाली। श्रेया की बात सुनकर मिहिर ने मन ही मन एक और आह भरी। उसके हिसाब से ऐसा कहकर श्रेया ने अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार ली है, क्योंकि ऐसे लोगों के लिए नकली मेडिकल रिपोर्ट बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है और ऐसा करके श्रेया उनके जाल में फंस जाएगी। वहीं श्रेया की बात सुनकर उन गुंडों की आंखें चमक उठी और उनका लीडर मुस्कुराते हुए बोला, अच्छा, तो तू है वो लड़की जिसने मेरे भाई को जला दिया, अभी बताता हूं तुझे। तभी श्रेया भी तेजी से उसकी ओर बढ़ते हुए बोली, अकेला तेरा भाई ही क्यों जाए हॉस्पिटल? ला, मैं उसको कंपनी देने के लिए तुझे भी भेज देती हूं। उसी वक्त उस गुंडे ने कैशियर को छोड़ते हुए कहा, मैं देख लूंगा तुझे। अगर मेरा भाई ठीक होता ना तो तुझे अभी सबक सिखाता, लेकिन अभी उसको अस्पताल लेकर जाना ज्यादा जरूरी है। पहले मैं उसका इलाज कराएगा और बिल का फॉर्म लाकर तुम्हारे हाथों में रखेगा मैं, फिर तुझसे बात करेगा मैं। गुंडे की बात सुनकर मिहिर का चेहरा गुस्से से भर उठा और वो अपनी टेबल पर खड़ा हो गया, जिससे उसके सभी दोस्त चौंक उठे। कार्तिक ने उसका हाथ पकड़ते हुए पूछा, भाई तू क्या करने वाला है? कुछ नहीं, इन्हें बस थोड़ा सा सबक सिखाना है। मिहिर ने एक ठंडी आह भरी और उन गुंडों और श्रेया के बीच जाकर खड़ा हो गया। ठीक है, अगर तुम लोग हॉस्पिटल जाना चाहते हो तो पहले हमें इस बंदे की एक फोटो खींचनी होगी, ताकि तुम बाद में हमें कोई धोखा ना दे सको। मिहिर ने मुस्कुराकर उन गुंडों के लीडर को घूरते हुए कहा, अब तू कौन है बे, और हमारे मामले के बीच में क्यों बोल रहा है? मिहिर की फिजीक देखकर उन गुंडों के मन में थोड़ा सा डर बैठ गया, लेकिन फिर भी वो अकड़ते हुए बोला, मैंने कहा कि पहले हम उस आदमी की फोटो खींचेंगे और फिर हम भी तुम्हारे साथ हॉस्पिटल चलेंगे। मिहिर ने उस गुंडे की आंखों में देखते हुए सर्द आवाज में कहा, साले तू बीच में बोलने वाला कौन होता है? अचानक मिहिर की बात सुनकर उन गुंडों का लीडर भड़क उठा और उसने मिहिर पर एक घूंसा चला दिया, लेकिन मिहिर को चोट पहुंचाने के लिए उसकी स्पीड काफी नहीं है। मिहिर ने धीरे से अपना हाथ उठाकर उस गुंडे का हाथ पकड़कर मरोड़ दिया। एक तड़ाक की आवाज हुई और उस गुंडे की हाथ की हड्डी टूट गई और इसी के साथ उस गुंडे का चेहरा भी सफेद पड़ गया। ये देखकर श्रेया और मिहिर के बाकी दोस्त भी हैरान रह गए। तो क्या होगा अब आगे? क्या श्रेया ये सब कुछ होते हुए देखती रहेगी? क्या मिहिर और श्रेया के बीच कोई नई कहानी जन्म लेने वाली है? क्या करेंगे ये गुंडे मिहिर के साथ? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनिए रईस ज़ादे, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर। मुझमें और मेरी किस्मत में हर बार यही जंग रही। मैं उसके फैसलों पर हैरान, वो मेरे हौसलों पर दंग रही। मिहिर अपने दोस्तों के साथ बैठकर रेस्टोरेंट में खाना एंजॉय कर ही रहा होता है कि वहां पर वो गुंडे पहुंचकर हंगामा करने लगते हैं। मिहिर से ये सब देखा नहीं जाता और वो उठकर उस तरफ जाने लगता है। तब उसके दोस्त उससे पूछते हैं, तू कहां जा रहा है? कुछ नहीं, इन्हें बस थोड़ा सा सबक सिखाना है। मिहिर ने एक ठंडी आह भरी और उन गुंडों और श्रेया के बीच जाकर खड़ा हो गया। ठीक है, अगर तुम लोग हॉस्पिटल जाना चाहते हो तो पहले हमें इस बंदे की एक फोटो खींचनी होगी, ताकि तुम बाद में हमें कोई धोखा ना दे सको।
मिहिर ने मुस्कुराकर उन गुंडों के लीडर को घूरते हुए देखा। अब तू कौन है बे, और हमारे मामले के बीच में क्यों बोल रहा है? मिहिर की फिजीक देखकर उस गुंडे के मन में थोड़ा सा डर बैठ गया, लेकिन फिर भी वो अकड़ते हुए बोला, मैं कौन हूं ये जरूरी नहीं, लेकिन जो मैंने कहा कि पहले हम उस आदमी की फोटो खींचेंगे और फिर हम भी तुम्हारे साथ हॉस्पिटल चलेंगे, ये जरूरी है। मिहिर ने उस गुंडे की आंखों में देखते हुए सर्द आवाज में कहा, साले तू बीच में बोलने वाला कौन होता है? अचानक मिहिर की बात सुनकर उन गुंडों का लीडर भड़क उठा और उसने मिहिर पर एक घूंसा चला दिया, लेकिन मिहिर को चोट पहुंचाने के लिए उसकी स्पीड काफी कम रही। मिहिर ने धीरे से अपना हाथ उठाकर उस गुंडे का हाथ पकड़कर मरोड़ दिया। एक तड़ाक की आवाज हुई और उस गुंडे की हाथ की हड्डी टूट गई और इसी के साथ उस गुंडे का चेहरा भी सफेद पड़ गया। तुमने मेरा हाथ तोड़ दिया। दर्द और गुस्से से वो गुंडा चिल्लाया और इसी के साथ उसके दो आदमी उसको सपोर्ट करने के लिए आगे बढ़े। बॉस, तुम ठीक हो? उन दोनों आदमियों ने अपने लीडर से पूछा और इसी के साथ वो आदमी जिसे श्रेया ने पीटा था, वो भी तेजी से दौड़ते हुए बाहर से अंदर आ गया। उसकी हालत देखकर लग नहीं रहा है कि वो किसी भी तरह से घायल होगा। हम लोग अभी हॉस्पिटल जा रहे हैं, है ना? मिहिर ने उनका मजाक उड़ाते हुए कहा। लगता तो है कि जाना ही पड़ेगा, वरना मुझे डर है कि अगर कहीं देर हो गई तो तुम्हारा हाथ कटवाना पड़ेगा। उस आदमी की हथेली सूज गई है और वो दर्द से चिल्लाता जा रहा है। मिहिर तेजी के साथ पीछे मुड़ा और उसने कार्तिक को देखा और इसके साथ ही कार्तिक समझ गया कि मिहिर क्या चाहता है। वो भी तेजी से अपनी टेबल छोड़कर मिहिर के पास आया और बोला, भाई इसको जल्दी से हॉस्पिटल लेकर चलते हैं। वहीं मिहिर को उस गुंडे का हाथ तोड़ते देखकर श्रेया शॉक्ड हो जाती है। उसे उम्मीद भी नहीं थी कि सिचुएशन इस तरह से चेंज होगी। पहले कुछ समय तो उसने रिएक्ट ही नहीं किया, लेकिन फिर अचानक गुस्से में मिहिर पर भड़कते हुए बोली, तुम लोग हो कौन? ये मेरी प्रॉब्लम है और मैं इसे अच्छे से हैंडल कर सकती हूं। तुम लोग बीच में क्यों पड़ रहे हो? हम लोग बीच में नहीं आ रहे मैडम। ये बंदर बिना बात के शोर मचा रहा है और मुझे शोर मचाने वाले बिल्कुल पसंद नहीं है। मिहिर ने श्रेया को घूरा और कहा, वो समझ चुका है कि ये लड़की बहुत बड़ी गुस्सैल है और वो इस बात का उनसे बदला जरूर लेगी, भले ही उसने उसकी मदद के लिए ही ये सब कांड क्यों ना किया हो। मिहिर का जवाब सुनकर पहले तो कार्तिक चौंका और उसने गुस्से में उसे घूरा, लेकिन फिर अपनी आवाज को नरम बनाते हुए श्रेया से बोला, देखो अभी हमें पहले हॉस्पिटल जाना चाहिए, वहां सिचुएशन पर डिस्कस करने के लिए काफी टाइम मिलेगा। कार्तिक की बात सुनकर श्रेया ने अपनी नजर उस पर डाली और कुछ सोचते हुए हां में सिर हिला दिया। ठीक है, तुम लोग बाहर जाकर टैक्सी का इंतजाम करो, मुझे एक काम है, मैं उसे निपटा कर आती हूं, श्रेया ने कहा और काउंटर की ओर बढ़ गई। मिहिर रेस्टोरेंट से बाहर निकलकर सड़क की ओर जा रहा है। यह पहली बार है जब उसे महसूस हो रहा है कि आदमी के पास अपनी पर्सनल कार होना कितना जरूरी है। जल्दी ही एक गाड़ी उसके सामने आकर रुकी और मिहिर ने चौंक कर गाड़ी की तरफ देखा। कार्तिक, विवान, श्रेया और गुंडों का लीडर पहले से ही उस टैक्सी में बैठे हुए हैं। मिहिर ने भी गाड़ी का दरवाजा खोला और फ्रंट सीट पर आकर बैठ गया। सिटी सेंट्रल हॉस्पिटल। मिहिर ने गाड़ी में बैठते ही ड्राइवर को अपनी डेस्टिनेशन बताई। तुम करना क्या चाहते हो? देखो मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाने वाला। गुंडों का लीडर लड़खड़ाती आवाज में बोला। उसका कोई भी आदमी उसके साथ नहीं है और यह बात उसको और ज्यादा डरा रही है। वो लोग श्रेया का फायदा उठाना चाहते थे, लेकिन उसे पता नहीं था कि इस कोशिश में उसका हाथ टूट जाएगा। कुछ ही देर में टैक्सी सिटी सेंट्रल हॉस्पिटल के बाहर आकर रुकी और मिहिर और उसके दोस्त कार से उतर गए, लेकिन वो आदमी गाड़ी में ही बैठा रहा। क्या तुम्हें अपना चेकअप नहीं कराना है? जल्दी गाड़ी से बाहर निकलो वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। उसकी हरकत देखकर मिहिर आग बबूला हो गया। तुम लोग गाड़ी से सटकर खड़े हो, मैं बाहर कैसे आऊं? गुंडा डरती हुई आवाज में बोला, जल्दी से बाहर आओ वरना।
मिहिर के चिल्लाते ही उस आदमी की गाड़ी में बैठे रहने की और हिम्मत नहीं हुई और वो चुपचाप गाड़ी से बाहर आ गया। वो दर्द से कराह रहा है, लेकिन कोई भी आवाज निकालने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही होती है और इस कोशिश में उसका चेहरा बहुत ही अजीब लग रहा है। मिहिर ने अपना पर्स निकालकर ड्राइवर को पैसे देने चाहे, पर तभी श्रेया ने उसे मना कर दिया। पैसे मैं दूंगी। मिहिर ने श्रेया की ओर देखा तो वो चौंक गया। पर्स के नाम पर उसके पास बस एक छोटा सा बैग है जिसमें बस 200-400 रुपए ही नजर आ रहे हैं। उसमें से उसने 150 रुपए ड्राइवर को किराया दे दिया। मिहिर समझ चुका है कि श्रेया भले ही गरीब लड़की है, लेकिन उसके अंदर स्वाभिमान कूट कूट कर भरा है, इसलिए उसने भी उसे रोकने की हिम्मत नहीं की। जल्द ही मिहिर और बाकी सब लोग हॉस्पिटल के इमरजेंसी रूम के बाहर आ गए। रूम के अंदर डॉक्टर्स उस गुंडे का इलाज कर रहे हैं। हॉस्पिटल काफी अच्छा है। उन लोगों ने सबसे पहले उस गुंडे की कलाई का एक्सरे किया और उसके बाद उसका इलाज करना शुरू कर दिया। देखो, उसका हाथ मैंने तोड़ा है, तो उसका बिल भी मुझे ही भरना चाहिए। इमरजेंसी रूम के बाहर मिहिर ने श्रेया से कहा। उसके हिसाब से ऐसा कहने पर श्रेया मना नहीं कर पाएगी, लेकिन श्रेया ने अपना सिर उठाकर उसे देखा और मुस्कुराते हुए बोली, थैंक यू वेरी मच फॉर हेल्पिंग मी आउट, लेकिन उसका बिल मुझे ही भरने दो। तुम लॉ डिपार्टमेंट से हो ना? तो तुम्हें पता नहीं चला कि वो लोग तुमसे झूठ बोल रहे हैं और पैसे ऐंठना चाहते हैं? मिहिर ने हैरानी के साथ श्रेया को देखा। उसके हिसाब से लॉ स्टूडेंट को इतना डम्ब नहीं होना चाहिए। मिहिर की बात सुनकर श्रेया मुस्कुरा दी और बोली, मैं तुम्हें जानती हूं और यह भी जानती हूं कि तुम्हारे लिए यह बिल का अमाउंट बहुत बड़ा होगा। यार, ये मुझे अभी भी कबाड़ी वाला समझ रही है। मिहिर मन ही मन हंसा। सिंपल सी बात है कि जब उसने अपनी असलियत किसी पर जाहिर ही नहीं की है, तो लोग उसे अभी भी कबाड़ी वाला ही समझेंगे। अचानक मिहिर का फोन बजा और एक अननोन नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हुआ। नए नंबर को देखकर एक पल के लिए तो वो चौंक गया, लेकिन फिर उसने मुस्कुराते हुए श्रेया से कहा, मैं 1 मिनट में आता हूं। इसके बाद वो मुड़ा और कॉरिडोर के दूसरे एंड पर जाकर कॉल पिक कर ली। इसके साथ ही एक लड़की की पतली और चुलबुली आवाज उसके कानों में पड़ी। मिस्टर बिस्ट, मैं हूं। मिहिर को यह आवाज जानी पहचानी सी लगी, लेकिन उसे याद नहीं आ रहा है कि यह हो कौन सकता है। लेकिन अगर उसे मिस्टर बिस्ट कहा गया है, तो जाहिर तौर पर यह निखिल के किसी आदमी की आवाज होनी चाहिए। माफ कीजिए, लेकिन मैंने आपको पहचाना नहीं। मिहिर ने इस आवाज के मालिक को याद करते हुए कहा। मिस्टर बिस्ट, आपने मुझे पहचाना नहीं? मैं कल्पना हूं। दूसरी ओर से लड़की के हंसने की आवाज आई। ओह, ओके ओके। फाइनली मिहिर ने रिएक्ट किया। पिछली बार जब उसकी मुलाकात कल्पना से हुई, तो उसने मिहिर की बहुत बेइज्जती की थी। मिहिर को सब याद आ गया और उसने खुद को शांत किया और पूछा, क्या बात है? मुझे निखिल सर ने आपकी सेक्रेटरी अपॉइंट किया है। क्या? मिहिर चौंक उठा। हालांकि कल्पना काफी चालाक और कैपेबल लड़की है, लेकिन जाहिर तौर पर सेक्रेटरी बनाने के लिए वो मिहिर की पहली पसंद नहीं है। लेकिन मिहिर ने किसी तरह खुद को शांत किया। यह टाइम इन सब बातों के बारे में सोचने का नहीं है। ठीक है, तो तुम अभी के अभी सिटी सेंटर हॉस्पिटल आ जाओ। मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है। ठीक है, मैं अभी वहां पहुंचती हूं। दूसरी तरफ से कल्पना की आवाज आई। मिहिर सिटी सेंट्रल हॉस्पिटल में एक बेंच पर बैठा हुआ है। उसके चेहरे पर असमंजस के भाव हैं और वो कार्तिक को श्रेया से बात करते हुए देख रहा है। कार्तिक जहां श्रेया पर इंप्रेशन जमाने के चक्कर में है, वहीं श्रेया के चेहरे पर इंपेशेंस साफ देखा जा सकता है। मानो उससे कह रही हो कि अगर तुम्हारे पास कोई ढंग की बात नहीं है तो चुप क्यों नहीं हो जाते। श्रेया की बेरुखी को कार्तिक ने भी महसूस किया और उसका चेहरा उतरने लगा। वो खुद में एम्बैरेस्ड फील करने लगता है और मदद के लिए उसने मिहिर की ओर देखा। कार्तिक, अपने कॉलेज में वो जो फोटोग्राफी का कंपटीशन होने वाला है ना, मुझे लगता है कि उसके लिए श्रेया सूटेबल मॉडल होगी। मेरे ख्याल से तुम्हें श्रेया को अपना मॉडल बनाना चाहिए। विनिंग अमाउंट को तुम दोनों आपस में बांट लेना।
मिहिर ने एक गहरी सांस छोड़ते हुए कहा। मिहिर की बात सुनकर कार्तिक की आंखें फटी की फटी रह गईं। लेकिन फिर तुरंत उसने मिहिर की हां में हां मिलाते हुए बोला, हाँ श्रेया, मेरे ख्याल से तुम परफेक्ट मॉडल हो। फोटोग्राफी कंपटीशन? श्रेया चौंकते हुए बोली, लेकिन मैंने तो ऐसे किसी कंपटीशन के बारे में नहीं सुना है। तुम लोग झूठ बोल रहे हो क्या? अरे हम सच बोल रहे हैं यार, कार्तिक बात संभालते हुए बोला। यह बात मेरे दिमाग से उतर ही गई थी, लेकिन अभी मिहिर ने कहा ना तो दोबारा याद आ गई। 10,000 रुपए की प्राइज मनी मिल रही है। जब वापस जाऊंगा तो इसका पैम्फलेट ढूंढकर तुम्हें भेज दूंगा। लेकिन हमारे पास एक दूसरे का नंबर ही नहीं है ना? इतना कहते हुए उसने अपना फोन निकाला और उस पर मिहिर को एक मैसेज टाइप किया। भाई ये कंपटीशन रियल वाला है ना? ऐसे ही हवा में तो बात नहीं छोड़ दी। इसको पैसे कहां से देंगे? मिहिर ने उसका फोन लिया और उस पर टाइप किया, तू टेंशन मत ले, अपन कंपटीशन ऑर्गेनाइज करवा लेंगे कॉलेज में। इतना लिखकर मिहिर ने उसका फोन लौटा दिया और तभी उसकी नजर कॉरिडोर के आखिर में खड़ी कल्पना पर पड़ी। कल्पना काफी होशियार है और मिहिर को डिस्टर्ब करने से बचने के लिए कॉर्नर के एंड में ही उसका इंतजार करने लगती है। कल्पना को देखते ही मिहिर उठ खड़ा हो गया और उन लोगों से वॉशरूम जाने को कहकर वॉशरूम की ओर बढ़ गया। कल्पना भी किसी वार्ड को ढूंढने का नाटक करते हुए उसका पीछा करने लगी और चलते चलते ही उसने एक्साइटेड होकर पूछा, छोटे सरकार, आप मुझसे क्या काम कराना चाहते हैं? मिहिर ने आज की पूरी घटना उसे कहकर सुना दिया और कहा, मैं चाहता हूं कि तुम इन तीनों को कोई अच्छा सा सबक सिखाओ। कर लोगी ना? ऑफ कोर्स कर लूंगी, आप चिंता मत कीजिए। आज के बाद उनमें से कोई भी आपको परेशान नहीं करेगा। ठीक है, तो अब मेरे यहां से जाने के बाद ही वापस आना। मिहिर ने मुस्कुराते हुए कहा और वापस जाने के लिए मुड़ गया। लेकिन जैसे ही वो कॉर्नर तक आया, उसने देखा कि कार्तिक चेहरे पर एक अजीब सी एक्सप्रेशन लेकर चारों ओर कुछ ढूंढ रहा है। कार्तिक, क्या हुआ? क्या ढूंढ रहे हो? मिहिर ने खुद को काम रखने की पूरी कोशिश की। भाई तूने देखा वो अभी जो लड़की यहां से गई ना, वो तनिष्क की बड़ी बहन है। क्या? कार्तिक की बात सुनकर मिहिर हक्का बक्का रह गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि कल्पना तनिष्क की बड़ी बहन निकलेगी। तू उस लड़की के बारे में बात कर रहा है ना, जो अभी वार्ड खोजते हुए इधर से गई है? उसने एक बार कंफर्म करने के लिए दोबारा कार्तिक से पूछा। हां भाई, वो तनिष्क की बहन है। तो क्या होगा जब तनिष्क को सच्चाई पता चलेगी? क्या वो इस बात को छिपा पाएगा? क्या मिहिर की सच्चाई सबके सामने आ जाएगी? जानने के लिए सुनते रहिए रईस ज़ादा, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर। तुमने किया न याद कभी भूल कर हमें, हमने तुम्हारी याद में सब कुछ भुला दिया। कल्पना तनिष्क की बहन है, यह सुनकर मिहिर हैरान रह जाता है और कुछ देर के बाद सभी लोगों के साथ हॉस्पिटल से कॉलेज के लिए निकल जाता है। उस गुंडे की हथेली पर डॉक्टर ने प्लास्टर चढ़ा दिया है। इमरजेंसी रूम से बाहर आने से पहले उसने डरते हुए दरवाजे से मुंडी बाहर निकालकर देखा कि मिहिर और बाकी लोग अब भी वहां हैं या नहीं। लेकिन वहां मिहिर और बाकी लोगों की जगह सिर्फ एक लंबी खूबसूरत लड़की खड़ी हुई है। जैसे ही लड़की की नजर उस पर पड़ी तो वो मुस्कुराते हुए उससे बोली, अब भी छोटे सरकार से लड़ने का इरादा है क्या? लगता है तुम्हें अपनी जिंदगी प्यारी नहीं है। एक बात याद रखना कि आज का मैटर यहीं पर खत्म होता है, और अगर आज के बाद तुम मुझे गलती से भी छोटे मालिक के आसपास दिखाई दिए तो फिर जो भी होगा उसके लिए हमें ब्लेम मत करना। उस लड़की के कहने का अंदाज बहुत ही घटिया था, जिससे नाराज होकर वो आदमी कुछ कहने ही वाला होता है कि उस लड़की ने अपने पर्स से एक कार्ड निकालकर उसकी ओर बढ़ा दिया। तुम्हारे पास एक और चॉइस है, छोटे मालिक का पीछा करो और उनसे रिलेटेड हर न्यूज मुझे ला कर दो। छोटी से छोटी जानकारी भी मिस नहीं होनी चाहिए, अंडरस्टैंड?
लड़की के हाथ में डेबिट कार्ड देखकर उस आदमी ने अपना थूक गटका और कहा, तुम मुझसे मजाक कर रही हो ना? इस कार्ड में कितने पैसे होंगे? ऑफ कोर्स तुम्हें लग सकता है कि मैं तुमसे झूठ बोल रही हूं, लेकिन तुम्हारी जानकारी के लिए मैं तुम्हें बता दूं कि इस कार्ड में 20 लाख रुपए हैं। अगर तुम मेरे लिए काम करते हो तो टाइम टाइम पर तुम्हें और पेमेंट मिलते जाएंगे। रियली? लड़की की बात सुनकर वो आदमी चौंक उठा। वो इतना तो समझ चुका है कि मिहिर कोई साधारण आदमी नहीं है। ठीक है, मैं प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करता रहूंगा और अगर उसके साथ कुछ भी होता है तो तुरंत तुम्हें खबर कर दूंगा। उसने लड़की के हाथ से कार्ड ले लिया। बहुत बढ़िया, समझदार आदमी हो। ये मेरा नंबर है, तुम्हारी न्यूज का इंतजार रहेगा। कहने के साथ ही वो लड़की खुशी खुशी हॉस्पिटल से बाहर चली गई। मिहिर, कार्तिक और श्रेया एक साथ रास्ते में होते हैं। कार्तिक नर्वस होकर श्रेया को देखते हुए बात करने के लिए कोई ढंग का टॉपिक ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन श्रेया उसके किसी भी टॉपिक में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं लग रही होती है। अचानक उसने एक गहरी सांस भरी और शांत आवाज में कहा, कार्तिक, मैं जानती हूं कि तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो, बट आई डोंट हैव एनी फीलिंग्स फॉर यू। इस समय मुझे सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना है। कार्तिक को ऐसा लगा कि किसी ने उसके ऊपर ठंडे पानी की बाल्टी उड़ेल दी हो। खुद को एम्बैरेस्ड फील करते हुए उसने बात को संभालते हुए कहा, मैं बस आई जस्ट वांट टू बी फ्रेंड विद यू। देखो, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम्स, बट आई रियली डोंट लाइक पीपल हु वेस्ट देयर टाइम। श्रेया की आवाज में कोई भी इमोशन नहीं होता है। तुम्हारे डार्क सर्कल देखते हुए मुझे लगता है कि तुम रात रात भर जागते रहते हो और तुम्हारी उंगली भी लगातार कांपती रहती है। मुझे लगता है कि तुम सारे टाइम माउस को ही कंट्रोल करते रहते हो, और अगर इन दोनों पॉइंट को साथ मिलाएं तो मेरे हिसाब से तुम हर समय कंप्यूटर पर गेम खेलते रहते हो, और मुझे ऐसे लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। श्रेया की बात बिल्कुल सही है कि कार्तिक देर रात तक जागकर कंप्यूटर पर गेम खेलता रहता है। वैसे तो वो बिल्कुल लॉयल बंदा है, लेकिन गेमिंग उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। कार्तिक दहाड़ मार कर रोना चाहता है, लेकिन उसके आंसू नहीं निकल रहे होते हैं। उसने दर्द भरी निगाहों से मिहिर की ओर देखा कि वो उसके बारे में कुछ अच्छा कहे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये सही वक्त नहीं होता है। वो लोग कॉलेज कैंपस में पहुंच चुके हैं और ड्राइवर ने गेट के सामने गाड़ी खड़ी कर दी। जैसे ही तीनों गाड़ी से उतरे, उनकी नजर रोड के किनारे खड़े दो काली परछाइयों पर पड़ी। उन्होंने ध्यान से देखा तो वो दोनों विवान और अचल निकले। विवान लगातार अचल को तसल्ली दे रहा होता है, जबकि अचल के चेहरे पर निराशा साफ झलक रही होती है। उसके गाल बुरी तरह लाल हो चुके हैं और वो नशे में कुछ बड़बड़ाए जा रहा है। विवान की नजर मिहिर और कार्तिक पर पड़ी तो उसने राहत की सांस ली। थैंक गॉड कि तुम दोनों आ गए। प्लीज यार, मुझे बचाओ इस पागल से। मिहिर और कार्तिक दोनों तेजी से उन दोनों की ओर बढ़े। मिहिर ने देखा कि अचल ने विवान की शर्ट पर भी उल्टियां की हुई हैं, और ये वही शर्ट है जो मिहिर ने उन लोगों को तोहफे में दी है। यार, ये पागल हो गया है। तब से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन भाई साहब है कि कुछ सुनने को तैयार ही नहीं है। विवान बेबसी से बोला, मैं जा रही हूं। अचल की हालत देखकर श्रेया बोली, ऐसे लोगों को झेलना उसके बस के बाहर है, जिन लोगों को यह भी पता नहीं रहता कि कहां पर क्या करना है। कार्तिक चाहता है कि उसको छोड़ने उसकी डॉर्मेट्री तक जाए, लेकिन अभी के हालात देखकर उसके पास यहां ठहरने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। ठीक है, तुम जाओ, एंड हां, बी केयरफुल। हां, मन मारकर उसने श्रेया से कहा। श्रेया ने कुछ नहीं कहा। उसने बस हां में अपना सिर हिलाया और मुड़कर अपनी डॉर्मेट्री की तरफ चली गई। अचानक अचल ने विवान के चेहरे पर थप्पड़ जड़ दिया। साले जंगली सुअर, तुमसे घटिया इंसान मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा है। अचानक उसकी आंखों से आंसू बहने लगे।
रूपाली, क्यों रूपाली, क्यों क्यों छोड़ा तुमने मुझे? क्यों धोखा दिया? रूपाली। एक मिनट हटो जरा। मिहिर ने एक गहरी सांस छोड़ते हुए कहा और अचल के पेट पर एक तेज घूंसा जड़ दिया। अचल अपना पेट पकड़कर दर्द से दोहरा हो गया और इसी के साथ एक बार फिर उसकी वोमिटिंग चालू हो गई। अबे क्या कर रहा है तू? मिहिर को अचल पर हमला करते देख विवान और कार्तिक हैरान रह गए। करने दो उसे उल्टी, दिमाग साफ हो जाएगा। मिहिर की आंखें सर्द हो उठी। अगर इसमें इतनी भी हिम्मत नहीं है तो इसका जीना ही बेकार है। मिहिर की बात सुनकर विवान और कार्तिक दोनों चुप हो गए। वो दोनों ही जानते हैं कि इस वक्त अचल का होश में आना जरूरी है। अचानक शराब और मीट की बदबू हवा में फैल गई। ना जाने कितनी देर तक अचल उल्टियां करता रहा और जैसे ही उसकी उल्टियां बंद हुई, अनएक्सपेक्टेडली उसने उठकर तेजी से मिहिर का गला पकड़ लिया। मिहिर ने उसे तेजी से धक्का दिया और उस पर चिल्लाते हुए बोला, अचल होश में आओ। तुमने एक ऐसी लड़की के लिए अपनी हालत खराब कर रखी है जिसकी औकात किसी बाजारू लड़की से कम नहीं है। तुम्हें पता है ना ऐसी लड़कियों को क्या कहा जाता है, जो पैसे के बदले अपने शरीर का सौदा करती हैं? अपना मुंह बंद रखो। अचल गुस्से में चीखा और फिर अचानक ही उसकी चीख सिसकियों में बदल गई। मैं तुम्हारी तरह नहीं हूं यार। मैं बहुत पहले से जानता था कि यह सब एक दिन जरूर होगा और इससे बचने की मैंने बहुत कोशिश भी की, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता था। रूपाली, हिम्मत रख भाई, तू उससे कई गुना अच्छी लड़की डिजर्व करता है। मिहिर ने अचल का कंधा थपथपाते हुए कहा और मुड़कर रूम में जाने लगा। अभी वो कॉलेज गेट पर पहुंचा ही होता है कि वर्षा से टकरा जाता है। उस पर नजर पड़ते ही वर्षा गुस्से से आग बबूला हो जाती है और धमकी देते हुए बोली, तुम लोग यहां हॉस्टल में कोई तमाशा ना करो तो ही अच्छा है। रूपाली अगर उसे पसंद नहीं करती तो तुम जबरदस्ती करके क्या पालोगे? तुम लोग रूपाली से दूर ही रहना, समझे? वर्षा की बात सुनकर मिहिर की आंखें गुस्से से भर गईं और वो गरजते हुए बोला, अपना मुंह बंद रखो वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम ये मत सोचो कि तुम मुझे सिर्फ इसलिए ऑर्डर दे सकते हो क्योंकि उस दिन तुमने मुझे कुछ गलत करते हुए देख लिया था। वर्षा अपना पांव पटकते हुए बोली, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है? मिहिर ने हवा में कहा और वर्षा को इग्नोर करते हुए अंदर जाने लगा। आज तक वो अलग अलग तरह के कई लोगों को झेल चुका है और अब उसमें एक और कार्टून को झेलने की हिम्मत नहीं बची है। वर्षा उसके पीछे जाना चाहती है, लेकिन जब उसने मिहिर को बॉयज हॉस्टल की ओर जाते हुए देखा तो उसके कदम जहां थे वहीं पर रुक गए। उसे पिछले कुछ दिनों की तुलना में मिहिर में काफी ज्यादा बदलाव नजर आया है। उसने अपना सिर झटक दिया और वापस जाने लगी। जैसे ही वो कॉलेज गेट से बाहर निकली, एक कार उसके सामने आकर रुकी। वो समीर की कार है। वो काफी लंबे समय से जानती है कि समीर उसे पसंद करता है, लेकिन उसके दिल में समीर के लिए ऐसी कोई भी फीलिंग नहीं है। लेकिन आखिरी बार अगर समीर टाइम पर नहीं आता तो शराबी मिहिर पता नहीं उसके साथ क्या करता। इसके अलावा किसी अनजान आदमी द्वारा उसके डैड का कर्जा चुका दिया गया था और वर्षा को पूरा यकीन है कि ये समीर का ही काम है। मिहिर ने दूर से वर्षा को मुस्कुराते हुए एक काली ऑडी कार में बैठते हुए देखा। ऑब्वियसली वर्षा नहीं जानती है कि उसका सीक्रेट मददगार और कोई नहीं बल्कि मिहिर ही है। लेकिन अब यह बात इतनी मायने नहीं रखती है। उसके पास करने के लिए इससे भी ज्यादा जरूरी चीजें हैं। अंधेरा हो चुका है और आसमान से चांद अपनी चांदनी बिछा रहा है। अचानक मिहिर की नजर अंधेरे में खड़े एक आदमी पर पड़ी। उस आदमी का चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा है,
लेकिन उसके काले सूट को देखकर मिहिर समझ जाता है कि ये उसी के परिवार से जुड़ा हुआ कोई आदमी है। अभी मिहिर उस आदमी को देखते हुए कुछ सोच ही रहा होता है कि तभी वो आदमी उसके पास आ पहुंचा। छोटे सरकार, लगता है आप यहां भी ऐश की जिंदगी गुजार रहे हैं। उस आदमी के चेहरे पर एक शातिर मुस्कान आ जाती है जो मिहिर को अजीब सा फील देता है। मिहिर काफी अलर्ट हो जाता है। फिर उस आदमी से पूछता है, कौन हो तुम? अब इस बात का क्या जवाब दूं? कहते हुए उस आदमी ने अपना हाथ उठाकर टाइम देखा और कहा, काफी टाइम हो गया है, आपको वापस जाकर आराम करनी चाहिए। अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है तो मैं वापस आ जाऊंगा। मिहिर उससे कुछ पूछना चाहता है लेकिन वो अंधेरे में कहीं गुम हो जाता है। मिहिर भी अपने रूम में जाकर सो जाता है। सुबह मिहिर को उठते ही एक ख्याल ने घेर लिया, इसलिए उसने तुरंत निखिल को कॉल लगा दी। निखिल ने तुरंत ही कॉल पिक कर ली। छोटे सरकार, इतनी सुबह कैसे याद किया? कल रात एक अजीब सा आदमी मुझसे मिला था और मुझे लगता है कि उसके साथ कुछ गड़बड़ है। मुझे लगता है कि मैं उस आदमी को पहचानता हूं, लेकिन मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। शायद वो दुश्मन फैमिली से हो, शायद वो आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हो। निखिल की बातों से मिहिर को लगा कि जैसे उन्हें कोई हैरानी नहीं है। इसकी जगह उनकी आवाज में हंसी भरी है। वो सिंघानिया फैमिली के बारे में अच्छी तरह से जानता है। एक तरह से कहा जा सकता है कि बिष्ट फैमिली के बाद सिंघानिया फैमिली ही नंबर 2 की पोजीशन पर है और बिष्ट परिवार को अपना दुश्मन समझते हैं। इतने सालों बाद सिंघानिया फैमिली का दोबारा जिक्र सुनकर वो पूरी तरह से चौंक गया है। छोटे सरकार, मैंने आपके लिए जो नई सेक्रेटरी भेजी है वो आपको पसंद आई या नहीं? हाँ, तुम्हें नहीं लगता कि तुम मुझे मुश्किल में डाल रहे हो? वो बात नहीं है छोटे सरकार। निखिल ने अपनी बात रखी। मुझे पता चला कि तनिष्क नाम का कोई लड़का आपको कॉलेज में परेशान करता है और इसलिए मैंने कल्पना को आपके पास भेजा। आपको शायद पता नहीं है, लेकिन कल्पना उसी लड़के तनिष्क की बड़ी बहन है। मिहिर को ऐसा लगता है जैसे निखिल को मिहिर के बारे में पहले से ही काफी जानकारी है और हाल ही में हुए कोइंसिडेंस सिर्फ कोइंसिडेंस नहीं है, बल्कि उनके पीछे निखिल की चाल है। मिहिर को लगा कि वो अभी निखिल को पूरी तरह से पहचान नहीं पाया है। तो क्या होगा कहानी में आगे? क्या निखिल ही मिहिर को मुश्किल में डाल रहा है? कौन है वो अनजान आदमी जो मिहिर से मिला था? क्या रिश्ता है सिंघानिया फैमिली का मिहिर से? जानने के लिए सुनते रहिए रईसी, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम।